परंपरा से शुरुआत हो सके। इस बात के लिए शिक्षा का मैंने महिमा बताया, शिक्षा का वस्तु बताया, शिक्षा का प्रक्रिया बताया। शिक्षा का प्रक्रिया कैसा होता है? हर एक ग्राम में शुरू होकर ग्राम समूह तक पहुंचता है, ग्राम समूह से गांव में पहुंचता है, गांव में पहुंचने के पश्चात मंडल, जिसमें ग्राम समूह में पहुंचता है, ग्राम समूह से क्षेत्र तक पहुंचता है, मंडल तक पहुंचता है। ये इस ढंग से ये उच्च शिक्षा, जय शिक्षा की परमावधि तक हम पहुंचने की व्यवस्था बनता है और हर व्यक्ति अपने में शिक्षा में पारंगत होने की व्यवस्था बनेगी। हर व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति समझदार होगा, है ना। हर समझदार होने के फलस्वरूप में समाधानित होगा, फलस्वरूप उसके फलन में हम स्वावलंबी होंगे ही, हम अपने को प्रस्तुत कर सभी अवस्थाओं के साथ हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जी पाना, ये इसको शिष्टता का, ये दृष्टि उदय होना, इसको शिक्षा नाम दिया, ठीक है ना। उसके बाद अध्ययन एक शब्द दिया, अध्ययन उसका हृदय में पहुंचा, शिक्षा के हृदय में। क्या शिक्षा से ये पता चला? ये पूरे के पूरा सहअस्तित्व पता चला और सहअस्तित्व में कैसे स्वरूप है वो पता चला और उसको जो है ना, उस स्वरूप में अपना मन को तदाकार करने की व्यवस्था बताया, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता विधि से उसके आधार समझने की स्रोत बताया। मनुष्य कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रतावश अध्ययन में जो कुछ भी इंगित होता है अर्थ, उसमें हमारा तदाकार होने वाली अधिकार है, उसका प्रयोग होता है, फलस्वरूप हम समझ पाते हैं। इस बात को कहा, ठीक है। ये तदाकार होने वाले बात को इसके पहले वाक्य के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ, विरक्ति भी नहीं हुआ, यह तो बात तय है। परंपरा के रूप में नहीं हुआ, लोकव्यापीकरण नहीं हुआ, वो शिक्षा के रूप में आया नहीं, संविधान के रूप में आया नहीं ना सर, ठीक है ना। तो ये सब तो कमियां रह गई, व्यवस्था के रूप में आया ही नहीं। ये सब व्यवस्था के रूप में जो दिया उस वो धर्म व्यवस्था ही हुई। धर्म व्यवस्था जो है ना शक्ति केंद्रित हुई और राज्य व्यवस्था भी शक्ति केंद्रित हुई। शक्ति केंद्रित के बारे में बात हो चुकी, ठीक है ना। अब क्या किया जाए? पूछा। अभी हमारा जो अध्ययन का मतलब में जो बताई है वो क्या हुई? तदाकार वृद्धि से बनी अध्ययन। अध्ययन में अर्थ के साथ हमारा मन तदाकार होता है, फलस्वरूप हम समझ पाते हैं। ये बात को अभी तक बताए गए। उसके आगे ये बता रहा है अनुक्रम से। क्या बात? अध्ययन अनुक्रम से होगी। अनुक्रम क्या चीज है भाई? पूछा। अभी अस्तित्व, सहअस्तित्व, सहअस्तित्व, चार अवस्था, एक क्रम है, उसको समझना अनुक्रम। पदार्थावस्था से प्राणावस्था एक अनुक्रम है। प्राणावस्था का बीज रूप पदार्थावस्था में थी, तभी प्राणावस्था प्रकट हुई। इससे क्या सिद्धांत निकल गए? आगे अवस्था का बीज रूप पीछे अवस्था में रहता ही है। क्या बात सुना? आगे अवस्था का बीज रूप पीछे अवस्था में रहता है, ठीक। जैसा ये शरीर विघटित हो गया, विघटित होने के बाद पुनः संगठित होने का बीज उसमें निहित रहता है। क्या सुना? तो शरीर विघटित होने के बावजूद भी उन द्रव्य में वो पुनः संगठित होने की प्रवृत्ति, बीज उसमें निहित रहता है। इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं? आगे की अवस्था का बीज पीछे की अवस्था में निहित रहता है। ये एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है। ये अनुक्रम का आधार हुआ। इस ढंग से आकार चल करके जीव अवस्था में मानव होने का बीज रूप जीव अवस्था में निहित थी, फलस्वरूप मानव प्रकट हुआ। ये अनुक्रम हुआ। इसको हम अनुक्रम कह रहे हैं, है ना। एक दफा उसके बाद अनुभव भी अनुक्रम से
होने का माने प्रमाण। अनुभव क्या है? परम प्रमाण। अनुक्रम से होने का प्रमाण को हम अनुभव कहा। ठीक है ना? अनुक्रम क्या है अभी बताया। इस अनुक्रम को अनुभव मूलक विधि से ही प्रकट किया जा सकता है। अभी जैसा बताया, आगे की प्रकटन का बीज रूप पीछे की स्थिति में निहित रहा है, उसका उदाहरण दिया। जीवावस्था में ही मानव प्रकट होने का बीज रूप समाहित रही है, तभी मानव प्रकट हो गया, ऐसा बताया। इस क्रम को हम अनुक्रम नाम दिया, मैंने एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रम अनुक्रम। ठीक है ना? आनुषंगिक क्रम नाम है। ठीक है ना? इस ढंग से अनुक्रम में अनुभव ही हो पाता। अनुक्रम से प्रकटन, अनुक्रम का अनुभव, ये दो बात प्रकटन तो बनाई है, उसमें अनुभव हो जाने पर मानव परंपरा के लिए इतिहास, प्रकटन का इतिहास में हमको मदद मिलती है। एक दूसरे का संबंध ज्ञान होता है, निर्वाह में हमको मदद हो पाता। ठीक है ना? ऐसा ये अनुक्रम और अनुभव का मतलब ऐसा है। अनुभव परम प्रमाण है। अनुभव प्रमाण ही व्यवहार में, अनुभव प्रमाण ही प्रयोग में माने प्रयोजित होता है। फलस्वरूप हम समृद्धि पाते हैं, समाधान पाते हैं और प्रमाण के अनुरूप जी पाते हैं। इस ढंग से मानव अपने सौभाग्यमयी जिंदगी को माने पहचान सकता है, स्वीकार सकता है, जी सकता है और उपकार कर सकता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण। ठीक है जी? के मानस में जो जिज्ञासा उदय हुई हो, जो सवाल सामने आ रहे हो, उनको एक बार रख सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया चलेगी अधिकतम आधा घंटा। अभी जो सवाल की जिज्ञासाओं की जो प्रक्रिया चलेगी उसकी जो सीमा है वो आधा घंटा। तो आप लोगों ने समाहित चित्त से सुना है और सुनकर के यदि विशृंखल कोई चीज हो, जुड़ा ना हो, युक्ति संगत ना हो, व्यवहार संगत ना हो, समझने में कोई तकलीफ हुआ हो, ऐसे बात को आप लोग पूछ सकते हैं। उसका उत्तर हमारे पास है। इस पदार्थ लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरे सभी तरह के पदार्थ अवस्था में मिलते हैं और इसके बाद में प्राण अवस्था जो हमारी शुरू होती है, तो इनके किस धातुओं से या किस तत्वों से प्राण अवस्था मिलेगी? जैसे लोहे का तत्व है तो लोहे से प्राण अवस्था चलेगी या कोई दूसरी चीज है? जैसे लोग आजकल साइंस में कहते हैं कि कार्बन से ही चली और पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था का उदय है। तो प्राणावस्था में किस किस प्रकार के परमाणु शामिल होंगे? प्राण अवस्था किस परमाणु से? जैसे अन्नकोश प्राण में दो से जो चलते हैं, तो किस धातु से प्राण में? देखिए, इसमें बहुत साधारण बात है। पहले आपको ये बात स्पष्ट किया भाई, प्राणावस्था का उदय होने के मूल में पहले पानी, पानी के पहले कोई प्राणावस्था नहीं है। इस धरती पर पानी प्रकट होने के बाद ही प्राणावस्था का उदय, प्राणावस्था उदय होने के मूल में पानी का होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना होता ना। ये बात समझ में आता है ना? अच्छा, ये समझ में आने से आधा दूर अपन रहेंगे, अपना गति आधा दूर पहुंच गए। पानी कहाँ खड़ा होगा? धरती पर। ठीक है ना? क्योंकि धरती का ही वस्तु है, ठोस और विरल रूप में रही है। विरल रूप में रही हुई वस्तुओं में से एक जलने वाला, एक जलाने वाला रहा है, उसका योगफल में पानी हो गए। ये दोनों वस्तु विरल रूप में रह करके कोई उपकार नहीं होती रही। उपकार होने की प्रवृत्ति सहअस्तित्व में रखा हुआ है। आगे की प्रवृत्ति के लिए शुभ उपकार की बात बनाई है। सहअस्तित्व में जो चीज नहीं है वो मनुष्य उसको प्रकट नहीं करेगा।
सहअस्तित्व में जो कुछ भी प्रवृत्तियां हैं, संभावना है, प्रक्रिया है, उसको मनुष्य अनुकरण कर सकता है। यही नियति विधि से जीने की उपाय। उस विधि से अपन सोचने पर पता चला कि धरती में प्राणावस्था उदय होने की पहले जल का प्रकट होना आवश्यक रहा। जल का प्रकट होने में ऐसा वस्तु जो एक जलने वाला वस्तु है, जलाने वाला वस्तु, जो विरल रूप में रह करके इसका प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता रहा, वो दोनों वस्तु मिलकर के प्यास बुझाने वाले वस्तु के रूप में आ गई। निरर्थक वस्तु जो यह क्षतिग्रस्त भी हो सकती थी, उस जगह में से यहाँ आ गए हैं। यहाँ आने पर क्या हुआ, धरती पर ही पानी खड़ा हुआ। धरती पर पानी खड़ा होने से धरती में जो द्रवी थी अनेक प्रकार की, उसमें से आम्ल और क्षार दोनों पानी में आ गए। इन आम्ल और क्षार का संयुक्त रूप में पुष्टि तत्व, रचना तत्व, दो तत्व तैयार हुई। इन दो तत्व के आधार पर प्राण सूत्र तैयार हुआ। प्राण सूत्र तैयार होने के आधार पर पहले वो प्राण कोशा के रूप में परिवर्तित हुई, या परिवर्तित होने की पहले से ही काई के रूप में प्रकट हुई। पानी के साथ काई होना स्वाभाविक, काई के रूप में प्रकट। काई के रूप में प्रकट होने की बाद वो प्राण सूत्र पुष्ट हुआ। प्राण सूत्र पुष्ट होने का प्रमाण में रचना विधि उसमें आ गई। किस आधार पर? नृत्य के आधार पर, प्रसन्नता के आधार पर, खुशहाली के आधार पर। ठीक है, ये आई। ये जो कुछ भी रचना विधि उड़ाई, उस रचना को पूरा किया। पूरा करके तृप्ति मिली, फलस्वरूप और पुनः खुशहाली हुई। दूसरा प्रकार की रचना की मैंने रचना विधि आ गई, दूसरा रचना हुई। उस प्रकार से अनेक प्रकार की रचनाएं इस धरती पर प्रकट। कुल मिलाकर के क्या मतलब हुई? धरती में ही आम्ल और क्षार है, ठीक है ना। धरती को छोड़ करके और कहीं नहीं है। ये धरती में ही आम्ल और क्षार होती है। वो धरती के योग में पानी आने से, पानी खड़ा होने से धरती से पानी को क्या दिया? आम्ल को दिया, क्षार को दिया। क्षार और आम्ल मिलकर के पुष्टि तत्व, रचना तत्व हुई, और रचना तत्व और पुष्टि तत्व के योग फल में प्राण सूत्र तैयार हुई, प्राण कोशा तैयार हुई। प्राण सूत्रों में रचना विधि आई। फलस्वरूप एक एक रचनाएं संपन्न होते गए। एक रचना के बाद दूसरा रचना के लिए खुशहाली के आधार पर दूसरा रचना विधि प्राण सूत्रों में आती गई। इस तरह से बनती गई। उसको मनुष्य में इम्पोर्ट करने पर पता लगता है मनुष्य में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। झोपड़ी से 275 मंजिल की घर तक डिजाइन कर गए। एक छोटा सा मिसाल। तो एक डिजाइन को हम क्रियान्वयन करते हैं, तैयार करते हैं। दूसरा डिजाइन पैरेलली आते ही इसकी तृप्ति का फलन है। वो क्या बात हुई? अभी जैसा एक बीजा तैयार करते हो, एक बीजा तैयार करने के बाद दूसरा बीजा तैयार हो सकता है, आपका मन में आता ही है। आप उसी लाइन में काम ही कर रहे हो। ये कैसे आता है? मन में उभर आता ही। इसको इसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, स्वयं स्फूर्त होता है। इसको स्वयं स्फूर्त नाम दिया है। ये वस्तु मैंने पदार्थावस्था से लेकर और मानव तक बनी हुई है। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के रूप में ये बना हुआ है रीडिजाइनिंग प्रोग्राम। उनमें जो जीवों में जो है ना रीडिजाइनिंग इसके परंपरा के रूप में बनी हुई है। माने गाय का बच्चा गाय जैसा काम करेगा, ऐसा डिजाइन बनी हुई है। और बीजों इसमें वनस्पति संसार में बीजों के आधार पर डिजाइन का अनुकरण परंपरा बनी हुई है। और पदार्थावस्था में परिणाम के आधार पर डिजाइन बनी हुई। ठीक है ना। ये बात को अपने को हजम करना पड़ेगा। चारों अवस्थाओं को अध्ययन करते समय में आता है। इस ढंग से आप हमको ये पता चलता है ये धरती के पदार्थ ही रसायन वस्तु के रूप में प्रयोजित हो पाते हैं। रसायन द्रव्यों के आधार पर ही प्राण कोशा, प्राण सूत्र और रसायन तत्व
नाम की चीजें हैं। रासायनिक तत्व में काफी लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करके काफी काबू पाया है और उसको अपन अच्छी ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। उपकारी जितने भी हैं रसायन, उसको वापरते हुए मानव अपने को समर्थ बनाने की आवश्यकता। ठीक है, एक काम चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा बाबा। ठीक है बाबा। जो थी वही प्रकट हुआ है। वो प्रकट होने की विधि क्या बताया? पहले जो रसायन संसार तैयार होने की पहले पदार्थावस्था में रसायन संसार के रूप में यौगिक विधि में आने के लिए वस्तु पहले से ही रहा बीज रूप में, वो प्रकट होकर के रसायन संसार विस्तार हुआ। ये तो परंपरा के रूप में ये जो होना, ये आपको पता ही है किस विधि से होता है। वही प्राणावस्था में ही प्रजनन विधि शुरुआत हुई, जीवावस्था में पुष्ट हुई, मानव ज्ञानावस्था में उसकी उपयोग होना शुरू की, सदुपयोग होना शुरू किया या दुरुपयोग होना शुरू किया। इतना ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता जिंदा है। मानव जो है ना अपने में जीव चारों चेतना विधि से जी सकता है। जीव चेतना में जी करके अपराध परंपरा में जीता है, मानव परंपरा में जी करके न्याय परंपरा में जीता है, देव चेतना में जी करके समाधान परंपरा में जीता है और दिव्य चेतना में जीकर सत्य परंपरा में जीता है। इतना ही तो काम है, छोटा सा काम। किसमें जीना है अपने को तय करना है। अपराध परंपरा में जीना है, जीव चेतना ठीक है, कोई बुरा नहीं, ठीक है ना। न्याय को प्रकट करना है, जीव मानव चेतना में जीना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, ठीक है। और यदि धर्म चेतना में जीना है, देव मानस आना ही है, देव चेतना आना ही है। यदि सत्य परंपरा में जीना है, दिव्य चेतना आना ही है, दूसरा कोई विधि नहीं है। ये सेट है, पूरा सहअस्तित्व अपने में सेट है, प्रोग्राम है। वो सेट प्रोग्राम को अपन ब्रेक करने जाते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है ना। और जैसा अभी आपके काम में हाइब्रिड सोच, हाइब्रिड चीज में परंपरा नहीं होती है, वंश परंपरा नहीं होती। वंश परंपरा खंडित होने वाला कोई भी चीज मानव परंपरा के लिए सुख देने वाला नहीं है। वंश परंपरा खंडित होता हो ऐसा सभी प्रयोग मानव परंपरा के लिए तो सुखद नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। मानव परंपरा में दुख पैदा करने के लिए, समस्या पैदा करने के लिए ही होगा। इसको अपन शोध करने की जरूरत, उसको बीज परंपरा को बनाए रखने वाले विधि को अपनाने की जरूरत, श्रेष्ठता विधि से। हम लोग कैसा करते थे, हम धान की संसार वाले हैं, हम लोग धान में श्रेष्ठता को कैसा हम लोग पहचाने। हमारे पीढ़ी तक हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय में बाली को चिन्हनी और उस ऐसे बालियों को इकट्ठा करने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे। उसमें हम लोग क्या देख, एक प्रजाति की धान लगी है ना, दूसरे खेत में दूसरा, तीसरा खेत में तीसरा, ऐसा होता ही है। उसमें क्या होता है, एक ही प्रजाति का धान हम एक खेत में लगे, वो जाति का पौधा इतना ऊंचा है, उतना ऊंचा है, उससे ऊंचा वाला एक जाति हो गई, उसका बाली दूसरा हो गए। वो 10-5 बालियां पूरा खेत में मिली। उसको हमारे बुजुर्ग लोगों ने पहचानते थे, ये पहले था, उससे अच्छा है बुरा है, उसके आधार पर कहते थे इसको इकट्ठा करो। हम लोग खेत में घुस करके उसको लाते थे, उससे हमारे बुजुर्ग लोग भी प्रसन्न होते थे, हम भी प्रसन्न होते थे, ठीक है। लाया वो धान को लाया, उसको टांग देते थे बैठवा समेत, वो सूख जाता था। सूख जाने के बाद धान निकालते थे, उसको डाल करके अलग से पौधा बनाते थे, उसको मुंहपोट बनाया। आगे वर्ष उससे ज्यादा होगा ना, स्वाभाविक है। आपने जो 1 इंच लंबी भात होने वाला एक धान दिया था,
वो अभी हमारे साधु 15 किलो या 18 किलो बना दिया, उसको इस वर्ष लगाया है। बोलिए सर, आप जो है ना 50 ग्राम भेजे थे, ठीक है, याद है आपको? बोलिए। इस प्रकार से वो प्रयत्न किए, उस ढंग से अनेक प्रजाति की धान एकत्रित हो। अभी क्या हो गए, हाइब्रिड विधि आई, यह सब धान का प्रजातियां खत्म करने की विधि बनी। इसमें कितना सहायक हुआ, कितना उपकार हुआ, आप ही सोचते। और दूसरा, बीजा के लिए जो होता है, पहले से भी शायद है, हम मानते रहे बीजा का जो धान होता है वो बिना हुआ है, उसका कीमत ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही कल्पनाएं रही है, प्रकारांतर से, नाप में, तोल में, पैसे में, कैसे भी हो, और उसको आप अपनाए हैं तो उसमें धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते हम समझता हूँ बीजा और खाद में हम समझता हूँ बहुत सारा भाग को देना पड़ेगा आगे की संसार, क्योंकि अभी जितना खाद से संसार में फसल हुआ, आगे के संसार में उससे ज्यादा खाद डालना ही पड़ेगा। खाद का मूल्य बढ़ना ही है, धान का मूल्य बढ़ना नहीं है, ठीक है, और ये बीजा का मूल्य बढ़ना ही है, उपज का तादाद बढ़ना नहीं है, ऐसा बात बन रहा है। अब इस ढंग से खेती का क्या माने, उपज का, खेती की तकदीर क्या होगा? यदि पूसा इंस्टीट्यूशन को खेती का तकदीर के बारे में यदि फिक्र नहीं है, किसको होगा, किसको होना चाहिए? एक सोचने की बात, आप एक वहां का जिम्मेवार व्यक्ति हो, प्रवीण का पिताजी एक जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं। ऐसे सत्कुल प्रसूत व्यक्तियां होते हुए जिम्मेवारियां क्यों समझ में नहीं आया, हम आश्चर्यचकित होता हूं कभी कभी। ये बात तो बात आता ही है सोचने में, सोचने की विधि से, उसके बाद आपसे सत्संग पा करके ही इन बातों में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है ना, ये उचित है ना? ठीक है। क्या कहना? ठीक है। इसकी औचित्यता में आपका क्या कहना? आपके साथ बैठ के सत्संग पूर्वक ही इसका कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऐसा मैं सोच के बैठा। ठीक है, हाँ ना कहा? हाँ, आपसे नहीं है बैठा। आप क्या कहते हैं? आपको पूछा, ठीक है नहीं? आपका कहना क्या है? बात तो आपकी बाबा जी ठीक है, वो कह रहे बात तो आपकी ठीक है, हाँ, लेकिन कोई दूसरा जरिया नहीं अभी के स्थिति में इतना तक ही बात है। आगे था सोशल के लिए मंगल मैत्री के रास्ता तो बना दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। आगे अपन सोचेंगे, तैयारी करेंगे, अपने मन को, आपके मन को कहीं ना कहीं मिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, चल। जैसा कि शरीर होता है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से, तो जरा से मिलकर बना है और उन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है ये भौतिक जो शरीर है। तो वो जो हमारे अंदर ऊर्जा है, आत्मा रूपी जो ऊर्जा है, वो कहाँ विलीन हो जाती है? ऐसा आपका पूछना। हाँ। बैठ, ये आप पूछ रहे हैं शरीर 5 तत्व से बना है, ये पहले से ऐसा हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया है। वो अभी के विधि से कम 100 प्रजाति 200 प्रजाति की परमाणुओं से शरीर और रसों का स्वरूप बनी हुई है। पहले पंचतत्व की बात किया। पंचतत्व की बात एक ऐसा रहस्यमयी विधि है जिसको समझना आपके हमारे बलबूते की रोग नहीं है। पंचतत्व के बारे में हमारे किताबों में लिखा है, ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ। ब्रह्म को निराकार बताया, आकाश को निराकार बताया। निराकार से निराकार का उत्पत्ति कैसा हो सकता है, एक सोचने की मुद्दा वहां रह गया। आकाश से हवा पैदा हुआ, ये कहते हैं। हवा से अग्नि पैदा हुआ कहते हैं। अग्नि से जल पैदा हुआ कहते हैं। जल से पृथ्वी पैदा हुआ है बताते हैं।
इस प्रकार के पंचतत्व की बात करते हैं। इसको जगत नाम दिया है। यही पंचतत्व से पूरा शरीर बना हुआ है, जगत बना हुआ है, ऐसा इनका सोचना। तो जिस ऐसे शरीर में जीव नामक की चीज होती है, जीव में आत्मा नाम की चीज होता है। आत्मा परमात्मा का आंशिक स्वरूप माने गए हैं। इस ढंग से बात बनी हुई है। अभी परमात्मा किसी को समझ में आया नहीं। भाषण मारना बहुत सारे लोगों से हुआ है। भाषण मारने में से मैं स्वयं एक बड़ा विद्वान है, बहुत सारा भाषण मारा, किंतु कोई प्रयोजन नहीं निकला। भाषण मारो विधि से यदि कोई नाम लेते हैं, उसका कोई प्रयोजन निकलता नहीं। मैं आपको एक साधारण रूप में बताना चाह रहे हैं। अभी के विधि से, जितने भी केमिस्ट्री के विधि से जो कुछ भी ज्ञान होता है, मनुष्य का शरीर में अनेक प्रकार की केमिकल्स हैं, अनेक प्रकार की परमाणुएं काम कर रहे हैं, ये बात का ज्ञान होता है, ठीक है। और इसके इस सब के मूल में हम अभी बताया था। तो शरीर रचना कैसा होता है? पहले प्राण कोशा तैयार होता है, प्राण कोशाओं से शरीर तैयार होता है। प्राण कोशाएं जो बनते हैं, पुष्टि तत्व रचना तत्व से प्राण सूत्र बना रहता है, और उसके ऊपर झिल्ली बनता है, उसको कोशा कहते हैं। इस ढंग से बनी हुई है। क्या किया जाए? अब इसको क्या कहा जाए? तो ये तो पंच तत्व कहा है कि बहुत तत्व कहा जाए, आप ही सोच लो। एक तो बात हुई शरीर रचना के बारे में। अब जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अभी तक अपने को जीव नाम दिया है। जीवन को पहचानने के बारे में अभी आपसे अनुनय विनय किया। अध्ययन से पता चलता है गठन पूर्ण परमाणु जीवन का अमृत। ये बात को सूचना के रूप में आपको बताया है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आगे मैं बाबा जी ये पूछना चाहता हूँ कि गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु से आदमी का जन्म हुआ है, लेकिन जो ये क्लोन प्रणाली है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या कहना? ये कह रहे गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु की प्रक्रिया एक है आपके प्रतिपादन में। हाँ। और उससे मानव का वो है विकास। हाँ। पर ये जो क्लोन माना जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्लोन तो शरीर का यही व्याधा रोग है। नीम हकीम खतरे जान। क्लोनिंग जो है शरीर को बनाता है। शरीर यदि अनुकूल रहता है, जीवन चलाता है। इसमें क्या तकलीफ है? इतना ही बात है। क्लोनिंग क्या है? गर्भाशय के जैसा अनुकूल परिस्थिति को बनाना, और उसमें जैसा जो प्राण कोशाएं होते हैं, प्राण सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के द्वारा उसको शरीर रचना होने की व्यवस्था देना। क्या देते हैं? अभी ये माना गया था, ये पुरुष शरीर से एक सूत्र, एक स्त्री शरीर से एक सूत्र, दो मिलकर के शरीर रचना करते हैं। अभी क्लोनिंग में, अभी प्राकृतिक रूप में शरीर रचना में क्या अंतर है, उसको आप समझो। तो क्या मानी जाती थे? एक शरीर रचना के मूल में पुरुष शरीर में कोई एक प्राण सूत्र होता है जो वो सहायक है, और स्त्री शरीर में प्राण सूत्र होता है वो भी सहायक है। ये क्योंकि सहस्तित्व विधि से इसको मानी गई थी, तो उसको जो है ना, उसको अभी ये मानी जा रही है स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में जो दोनों प्रजाति की प्राण सूत्रों को पहचाना जा सकता है, उसका वृद्धि किया जा सकता है, उसको पुनः गर्भाशय में रख करके और उसको शिशु के रूप में पाया जा सकता है। ऐसा कार्य है। अब इसकी आवश्यकता कितने लोगों को होगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, इसको कितने लोग डॉक्टरों का अरमान को पूरा करेंगे, ये आगे भविष्य की बात है। ठीक है, पूरा हो गया। दोनों में अंतर क्या है बता दिया। हाँ बस ऐसा। आगे चलो प्रभु। कौन सा नियम है अस्तित्व में ऐसा कि जिसके तहत ये दोनों काम हो रहे? ये कह रहे बाबा, वो कौन सा नियम है जिसके तहत किसी पौधे की जड़ जमीन में जाती है? वो अस्तित्व में क्या नियम है जब किसी पौधे की जड़ जमीन में जाती है, तना ऊपर की तरफ जाता है? क्या कहना इसमें? क्या आपको प्रश्न क्या बनता है?
ये है ऐसा, इसमें क्या प्रश्न बनता है? से बात सोची गई है, इसको काल का नाम भी दिया है, ठीक है, समय का नाम भी दिया है, ये सब नाम हमारे सामने रखी हुई है। इन सभी बातों में एक तारतम्यता, एक संगीत, एक निश्चयता आने के पक्ष में अभी हम कुछ सोचे हैं। अभी किस आधार पर? सहअस्तित्व के आधार पर। सहअस्तित्व विधि से हमको नित्य वर्तमान का बात स्पष्ट होती है। और अभी तक हम काल के बारे में सोचते रहे, वर्तमान के बारे में सोचते रहे, जो सत्य नित्य वर्तमान ये बताया विगत में, और सत्य को बताया अनिर्वचनीय और अव्यक्त कहने के आधार पर हम संदिग्धता में आ गए थे। अभी हमको ये पता चला, जिसको हम निरंतर ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहा, ब्रह्म को हम शाश्वत व्यापक वस्तु में, शाश्वत रूप में, व्यापक वस्तु के रूप में हम पहचाना। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण प्रकृति, जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त रहना पहचाना। इसके आधार पर काल की बात, समय की बात, वर्तमान की बात स्पष्ट होना बनी। ये आधार क्या आधार है? सहअस्तित्व सहज आधार पर हम वर्तमान को पहचानते हैं। वर्तमान का मतलब यह होता है अब गतिशील, स्थितिशील, निरंतरता। पहले बात ये अपने हृदय में पहुंचना चाहिए, गतिशील, स्थितिशील सहित वर्तमान है। और गति स्थिति किसमें है? जड़ प्रकृति में, चैतन्य प्रकृति में गति स्थिति है। जड़ चैतन्य प्रकृति में गति स्थिति रहते हुए वर्तमान वर्तता रहता है, इसीलिए वर्तमान। वर्तता रहना क्या चीज है पूछा? रूप गुण स्वभाव धर्म वर्तता ही रहती है, ये कभी कहीं रुकने वाला नहीं है। रूप गुण स्वभाव धर्म निरंतर वर्तता रहता है। रूप रहता ही है, गुण रहता ही है, स्वभाव रहता ही है, धर्म रहता ही है। ये होने के आधार पर वर्तमान है। होना माने निरंतरता के अर्थ में है। निरंतर होना ही वर्तमान है। निरंतर होना ही वैभव है। निरंतर होना ही हमारा जीवन है। निरंतर होना ही है हमारा समाधान। निरंतर होना ही है न्याय। निरंतर होना ही है निरंतर नियम संतुलन। ये सभी चीजें निरंतर होने के रूप में हमको प्राप्त है, हमको अनुभव में आया है, हम उसमें जीते ही हैं। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ, होने का स्वरूप में वर्तमान, ये होना नित्य वर्तमान। नित्य वर्तमान के बारे में पहले स्पष्ट होने की बात कर शुरुआत किए है। होने के रूप में नित्य वर्तमान है। होना क्या चीज है पूछा तो एक परमाणु होना, परमाणु में परमाणु अंश होना, व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु डूबा भिगा घिरा हुआ होना। ये होने के रूप, मूल रूप इस प्रकार से हो। ये वर्तमान, ये निरंतर वर्तता ही रहती है। क्या वर्तता रहता है भाई? रूप गुण स्वभाव धर्म निरंतर वर्तमान रहता ही है, वर्तती रहती है, इसीलिए वर्तमान। वर्तने का मतलब क्या है? हम आचरण भी करते हैं, सोचते भी हैं, है ना, ये दूसरे को समझाते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, और कुछ देते भी रहते हैं, लेते भी रहते हैं, और इस तरह से हम सुख से जीने की रास्ता बनाए हैं, बनाने के पक्ष में हैं या बना चुके हैं। इस ढंग से बात है। मतलब कुल मिलाकर के वर्तना के लिए सुख रूप में मनुष्य जीना है और वंश के रूप में जीवों का जीना है, ये वर्तना है। क्या बात हो गई? मानव कैसा जीना? सुखपूर्वक जीने के रूप में वर्तमान है मानव। यदि सुखपूर्वक जीता नहीं है तब तक मनुष्य का वर्तमान नहीं है।
और गुण प्रधान स्वभाव प्रधान रूप में वंश के रूप में जीना जीव का वर्तमान है, और गुण प्रधान रूप में संपूर्ण हरियाली होना बीजानुषंगी विधि से ये वर्तमान है। संपूर्ण खनिज परिणामानुषंगी विधि से निरंतर होना ये वर्तमान है। इस ढंग से वर्तमान को पहचानने की बात आई। यदि इस प्रकार से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और इसमें विश्वास करने की घाट में आती हुई है, हम स्वयं वर्तमान में ही वैभव है। वर्तमान के बिना हमारा वैभव प्रमाणित होते ही नहीं। हमारा होना ही वर्तमान, और हमारा होना पहला, उसके भी होने में निरंतर होने में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकट रहना वर्तमान। मनुष्य जो है ना अपने धर्म को प्रकट किया है सुख रूप में। सुख के लिए कल बात हो चुकी थी, समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म, समस्या बराबर दुख बताए गए। समस्या मनुष्य को स्वीकार नहीं है, समाधान मानव को स्वीकार है, सुख मानव को स्वीकार है। ऐसा मेरा स्वीकृति। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो, शंका हो तो उसको पूरा किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति के आधार पर वर्तमान क्या हुआ, हमारा जीने में हम मानव धर्म प्रमाणित होना। मानव धर्म प्रमाणित होने के मतलब में क्या हुआ, समाधान निरंतर बना रहना। समाधान निरंतर बनाने के क्रम में सुख निरंतर बना रहना, ये वर्तमान का मतलब हुआ मानव का। वही चीज जीवों में क्या हुआ, वो स्वभाव प्रधान रूप में वंशानुषंगी रूप में होना, जीना, ये वर्तमान हुआ। वो इस प्रकार से हरियाली भी अपने बीजानुषंगी रूप में हुआ, परिणामानुषंगी रूप में सारे खनिज पदार्थ हो। इस ढंग से पूरा अस्तित्व पाते हैं। सभी पूर्ण वस्तु अस्तित्व स्वयं वर्तमान है। तब क्या हुआ, संपूर्ण अस्तित्व ही वर्तमान है। वर्तमान होना ही गति है, स्थिति है। वर्तमान में क्या चीज है, स्थिति भी है, गति भी है। दोनों मिलकर के वर्तमान। स्थिति के बिना गति नहीं होती। हम अभी तक की जो हमारा मन में या परंपरा के मन में ये सुदृढ़ होने में थोड़ा सा परेशानियां रहा होगा। अब आगे चल के इसके हम सुदृढ़ हो सकते हैं। किस आधार पर, स्थिति गति का योग फल में वर्तमान। और मानव भी स्थिति गति में है, जीव संसार भी स्थिति गति में है, वनस्पति संसार भी स्थिति गति में है, संपूर्ण खनिज पदार्थ स्थिति गति में। उसको समझने की बात समझ में आती है। संपूर्ण वस्तु अपने परमाणु स्थिति में स्थिति गति में है ही है, वो इकाई के रूप में स्थिति गति में है। धरती अपने एक इकाई के रूप में स्थिति गति में है। इसी प्रकार एक सौरव्यूह अथवा ग्रह व्यूह अपने स्थिति गति में है, और आकाश गंगा भी स्थिति गति में है। इसको अपन अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। इसका नाम है वर्तमान। इन सभी वस्तु का होना, इनके ये सभी वस्तुएं सत्ता में संपृक्त रहना और फलस्वरूप ऊर्जा संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, स्थिति गति में होना, ये वर्तमान हो। अर्थात अस्तित्व स्वयं स्थिति गति के रूप में नित्य वर्तमान है। ये बात समझ में आती। ये मेरा अनुभव किया हुआ बात और समझा हुआ बात, और हर दिन हम इसी नियम से जीते ही हूँ। हाँ, सेकंड क्या था? अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। हाँ, ये दूसरे अभी इसको बात कर रहे हैं। वर्तमान निरंतर है। निरंतर होने के आधार पर स्वाभाविक रूप में हमें समझ सकते हैं अस्तित्व स्वयं में स्थिर है। माने स्थिति गति के रूप में वर्तमान है, वर्तमान के रूप में स्थिर है। ये बात समझ में आती। ये यदि पूरा समझ में आता है तो सत्ता कभी भी ना घटता है ना बढ़ता है। प्रकृति कभी भी समाप्त होता नहीं, नाश नहीं होता है। इस ढंग से वर्तमान नित्य स्थिर और निरंतर बने रहने वाला स्थिति, नाश विहीन स्थिति में है। ऐसे स्थिति में
जो परिणाम विधि से अविनाशी और जो परिणाम विहीन विधि से अविनाशी, दो भाग प्रकृति में हुए। चैतन्य प्रकृति में जीवन जो है परिणाम विहीन स्थिति में नित्य वर्तमान है। जीवन परिणाम से मुक्त हो चुकी है, अमरत्व को जीवन का अमरत्व प्राप्त है। इस आधार पर नित्य वर्तमान होना स्वाभाविक हो गया। बाकी जो खनिज और वनस्पति संसार में परिणाम सहित वर्तमान होना हुआ, रचना विरचना, कोई रचना हुई, जैसा घर बनाते हैं, घर मट्टी से पत्थर से हम बनाते हैं, विरचित हो गया तो भी वस्तु वहीं का वहीं रहती है। इसी प्रकार जितने भी जो रचना विरचना में रथ हैं, खनिज वनस्पतियां, वस्तु के रूप में नाश नहीं होता है, रचनाएं विरचित होते हैं, इसको हम नाश कर रहे हैं। हाँ, अब हमारे बीच में जो नाश का जो सीमा बनती है, कोई रचना विरचित हो गया, उसको हम विलय कहते हैं। हम रचना बने रहने को वैभव कहते हैं और रचित होने का कार्य को बने कहते हैं वह प्रकटन। ठीक है ना? तो सृष्टि कहते हैं। सृष्टि किसको कहा? रचित होना सृष्टि हुई, बने रहना यथास्थिति हुई, है ना? और उसके बाद जो है ना उसका विरचित हो जाना विलय हो गए, लय कहा गया। सृष्टि स्थिति लय की बात ऐसा बना। स्थिति किसको बना? रचित हुआ वस्तु बने रहना। जैसा ये घर बना है, घर बने रहने की स्थिति को हम स्थिति कहते हैं, घर बनाने के स्थिति कार्य को हम सृष्टि कहते हैं। तो यही घर जब पुनः मट्टी पत्थर में परिणत होने की स्थिति को हम प्रलय कहते हैं। नाम ऐसा रखा है। जब वर्तमान जो है में जो है ना, ये तीनों स्थितियां बने ही हैं, है कैसा? वस्तु अपने स्वरूप से परिणत होकर के दूसरे स्वरूप में है ही। जैसा अभी बताया, वो कपड़ा बना, चीर गया, चिंदी के रूप में है ही है। मट्टी हो गया, मट्टी के रूप में है ही है। खाद गोबर हो गया, खाद गोबर के रूप में है ही। ये होने की बात समाप्त होता नहीं। किसी न किसी स्वरूप में सब वस्तु बने ही रहते। कितने भी परिणत हो गए, कितने भी परिस्थितियां बदल गई, कितने भी विकृतियां हुई, तभी भी होने के बाद समाप्त नहीं होती। इस ढंग से हम वर्तमान होने के बाद निरंतर हमारा जो होने के बाद जो अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान होने वाली बात समझ में आती। ये इस ढंग से हम सहअस्तित्व विधि से जीने का एक प्रेरणा स्रोत बनती है। ये मानव के लिए उपकार है। कैसे उपकार? कोई चीज समाप्त नहीं होती, कोई चीज गुमती नहीं है, इसको चुरा के ले जाने वाला कुछ नहीं है। अब मानव में ही ये चोरी चमारी की बात आई और कोई अस्तित्व में चोरी चमारी की बात होते ही नहीं। ऐसा कोई खाका ही नहीं है समाप्त हो जाए। जो हड्डी पसली बनती है मट्टी में रहता ही है, पुनः मट्टी पत्थर से हड्डी पसली बनते ही। ये क्रम चला ही है। इसको हम समझता हूँ आधुनिक रूप में भी कुछ समझे होंगे, नहीं तो इस विधि से सहअस्तित्व विधि से तो हम समझते ही, समझने की व्यवस्था है। ये इस ढंग से नित्य वर्तमान की बात हुई। नित्य वर्तमान के बाद सहअस्तित्व की बात आई। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। सहअस्तित्व जो है ना नित्य वर्तमान के आधार पर स्थिर जागृति निश्चित। जागृति निश्चित का क्या मतलब है? अभी हम बैठे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये जागृति का प्रमाण। समझने की तरीका, जागृति का गति, जागृत होने का क्रम और जागृत होने के पश्चात उसको प्रमाणित करने का गति, अब वो जागृति का प्रमाण। जैसा हम में से कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझदारी को प्रमाणित कर रहे हैं। यही वर्तमान में ही बैठे हैं, वर्तमान में ही जागृति का प्रमाण, जागृत होने का प्रमाण दोनों साथ में बैठा है। इन दोनों बात को देखने पर अपने को ये बोध होता है प्रमाण जो होती है जागृति पूर्वक ही होगी। ये मानव परंपरा में ही घटित होने वाली बात, बाकी परंपरा में घटित होने वाला परंपरा नहीं है।
अब इसके पहले अपन काफी पुष्पेश में थे, मनुष्य का भी ज्ञान है, झाड़ पौधे का भी में भी ज्ञान है, जीव संसार में भी ज्ञान है, झाड़ों में भी ज्ञान होता है, झाड़ों में भी लेन देन होता है। इस प्रकार की बहुत सारे बात सोचा गया और उसके बाद जीवों में भी ऐसे ही ज्ञान होता है, ये बात सोचा गया। और किनमें ज्ञान की बात जहाँ तक बात है, वो सहस्तित्व विधि से जब हम परिशीलन किया, पता लगा, क्या पता लगा भाई, वो सारे खनिज संसार, जड़ संसार परिणामानुषंगी विधि से वैभव, परिणामानुषंगी विधि से हर परिणाम एक यथास्थिति का वैभव है। कितने भी परिणाम हो, कोई भी एक यथास्थिति बनती है, उस विधि से वैभव, ऐसा बात समझ में आई। उसके बाद प्राण संसार, वनस्पति संसार बीजानुषंगी विधि से वैभव है। जो जीव संसार है वंशानुषंगी विधि से वैभव है। मनुष्य संसार ज्ञान के आधार पर वैभव। ज्ञान क्या है पूछा, सहअस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्णाचरण ज्ञान, इनका संयुक्त स्वरूप में मानव का ज्ञान। ये यदि मानव में यह ज्ञान प्रकट होता है, स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है, ये क्या हुई, समाधान है। क्या हो गया, समाधान हुआ। समाधान होने से क्या हुआ, सुख हुआ। सुख होने से क्या हुआ, मानव धर्म प्रमाणित हुआ। मानव धर्म ज्ञानावस्था के होने से मानव समाधान पूर्वक सुख पूर्वक प्रमाण है। ये मानव का वर्तमान यही है। अब जीवों का वर्तमान क्या है, वंश के अनुसार जीते ही रहना और प्रजनन होता ही रहना, इसके नाम है जीव संसार। और बीजों के आधार पर वनस्पति वैभव बनाई है, परिणाम के आधार पर खनिजों का वैभव बनाई है। मानव अपने वैभव को पहचानने की जरूरत है, वो प्रमाणित होने की जरूरत है और समाधान, समृद्धि, अभय पूर्वक जीने की आवश्यकता। इतना यदि बनता है, सर्वशुभ होने की रास्ता साफ साफ एक अच्छी ढंग से बन पाती है, एक दूसरे के लिए उपकार प्रवृत्ति बन पाती है। और इस ढंग से हम समाधान के निरंतरता में जीना बनता है। ये वर्तमान है। जय हो, मंगल हो, कल्याण। हाँ, काल को बराबर। हाँ, काल ये एक तो बात हो गई वर्तमान और काल। काल क्या है पूछा, अभी हम लिखे हैं क्रिया की अवधि बराबर काल। ये किसका कथन है, मानव का नापदंड है। अस्तित्व में ऐसा कोई काल नहीं है, काल खंड खंड रूप में मिलता नहीं है। अस्तित्व शुद्धतः वर्तमान है। मैंने ये हृदय में पहुंचने की बात है। अस्तित्व शुद्धता नित्य वर्तमान, सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है, वैभव है। ठीक हो गई। दूसरा, अभी काल की बात आया, मनुष्य के लिए काल की आवश्यकता बनी। कैसा बनी, थोड़ा समय ज्यादा समय कहने के लिए बनी। वो कैसा बन गया, क्रिया की अवधि बराबर काल लिखा है। क्या चीज क्रिया, जैसा धरती एक क्रिया करता है, प्रातः काल से प्रातः काल तक, वो एक क्रिया माना। उसको हम 24 भाग किया, 24 भाग में से एक भाग को 60 भाग किया, उसका एक भाग को 60 भाग किया। ऐसा करते गए, करते करते एक जगह में आया, काल है ही नहीं है, ऐसा हो गया। जबकि धरती निरंतर सवेरे शाम होता ही रहती है। हम कितने झूठ के आधार पर अपने बात को खड़ा किए हैं, सोचने की मोहताज। इस पर सोच सकते हैं। सोचने पर अपने को अफसोस भी होता है, हम कैसे फंस गए, विखंडन विधि से फंसे। माने किसी बात को चीर फाड़ करना, बाल का खाल निकालना वाला बात विधि से हम फंस गए। वस्तु ज्ञान के आधार पर सुखी होते हैं, बाल का खाल निकालने की विधि से फिशन फ्यूजन के जगह में हम पहुंच गए। वो हमारा मानव जाति का ही काल हो गया और धरती का ही विनाश का स्वरूप बन गए।
अभी उस पर सोचने के लिए आवश्यकता आई। आवश्यकता आने पर एक ऐसा एक सुझाव सामने आई, हम आज काल को भी समझ सकते हैं। किस आधार पर? उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता के आधार पर। हमको काल का क्या प्रयोजन है बोला? हम समयबद्ध विधि से हम सांस लेते हैं, समयबद्ध विधि से हम भोजन करते हैं, समयबद्ध विधि से सोते हैं, समयबद्ध विधि से कार्यकलाप करते हैं। इसके लिए काल का ज्ञान है, न कि विखंडन के लिए ज्ञान है। विखंडन कोई ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ। प्रलय सिद्ध हुआ, विनाश सिद्ध हुआ, समस्या सिद्ध हुआ और सभी प्रकार की पंचायत सिद्ध हुई। सभी प्रकार की पंचायत माने वो तर्क में फंस करके हम कहीं भी समाधान को पाने का जगह से वंचित रह गए, समाधान से विमुख हो गए, ऐसा संकट में हम फंसने की जगह में आ गए। विखंडन विधि से कहा है? संकट में फंसने की जगह में है। कोई भी संकट से बचने की जगह में हम नई विखंडन विधि से पहुंचते नहीं। कितने भी विखंडन प्रयोग है, विखंडन विधि है, उसमें समाधान मिलता नहीं। आप देख सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, आप जांच सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। इस ढंग से हम एक बहुत बड़ी भारी विडंबनात्मक पक्ष के बारे में एक निर्णय ले पाते हैं। अभी सर्वाधिक भाग मनुष्य का पढ़ा लिखा अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त किया हुआ का मन विखंडन विधि से ही त्रस्त है। उपयोग बने पढ़ा लिखा व्यक्ति सर्वाधिक उपयोगी होना चाहिए, ऐसा ही एक अंदाज मिलती है। कहाँ हुआ? सर्वाधिक आदमी अभी पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान माने जाते हैं। उपकार कहाँ हुआ? उपकार विधि में हम जुड़ कहाँ पाए? क्यों नहीं पाए? क्योंकि विखंडन में हम त्रस्त हैं। विखंडन विधि से हम कोई समाज बन नहीं सकते, ना परिवार बन सकते, ना हमारा मन समाधानित हो पाएगी, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, तीनों बात नहीं हो सकती। इसीलिए क्या हुआ? समस्या का कारण हुआ। इस समस्या का कारण होने से अपने को यह ज्ञान होता है विखंडन विधि मानव परंपरा के लिए बहुत सहायता तो नहीं कर सकता, किंतु विखंडन विधि के बारे में मनुष्य एक दृष्टा बन सकता। ये मेरा सोच। विखंडन विधि का दृष्टा बना रहना बुरा नहीं है। आचरण में जो संपूर्ण प्रकार से सहअस्तित्व विधि से ही हम समाधान पूर्वक जी पाते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। जैसा मनुष्य का शरीर, विखंडन विधि से हम कोई शरीर का संचालन नहीं कर पाएंगे। संचालन कर पाते हैं उसका प्रमाण हो नहीं सकता। विखंडन विधि से हम कोई शरीर संचालन नहीं हो सकती है। विखंडन विधि से हमारा जीवन संचालन नहीं हो सकती है। विखंडन विधि से हम समाधान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विखंडन विधि से हम नियम पूर्वक आचरण कर नहीं पाएंगे। इतना बात हमको समझ में आता है। ये कैसा हो सकता है पूछे? स्थिति तो पहले क्या बताया? वर्तमान विधि से ही हम निरंतर समाधान पाते हैं। वर्तमान में ही हम काल विधि से हम बैठे हैं। 1 घंटे तक में हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये समय की बात है। उसके बाद और कुछ करना है, उसके बाद और कुछ करना है और कुछ करना, किंतु पूरा का पूरा एक उदय से उदय तक की समय में हम मनुष्य को अनेक कार्य करना पड़ा। इसीलिए अनेक कार्य के रूप में विखंडित खंड हुई, उसको हम समय कह रहे हैं। अनेक कार्य करता है, वो कार्य का अवधि को हम काल कह रहे हैं। कार्य तो निरंतर बना ही रहता है। और वो पहले बताया, धरती का प्रातः काल होना, उदय होना, अस्त होना, पुनः उदय तक कार्य होना, ये बात निरंतर बनाई है। खंडित करने लग गए, विखंडित करके विपदा को मोले, संपदा को नहीं मोले हैं। इतना हम बात करके यहाँ कुछ रुकना चाहूंगा और इस मुद्दे पर और कुछ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल,
सार्थक प्रश्न हो सकता है, तो सबका उत्तर हमारे पास रखा है। कुछ भी आप पूछ सकते हैं सार्थकता के अर्थ में।